नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण है। मैं गाँव पे काम करता हूँ। गाँव के बच्चों पे, गाँव की महिलाओं पे और वृद्धों पे और किसानों पे। इधर कुछ सालों से काम करते हुए जो मुझे समझ में आया, उन सारे मुद्दों को एक साथ तो कहा नहीं जा सकता। भारत में 7,20,000 गाँव हैं और हर गाँव की अपनी अपनी एक दास्तान है। वहाँ की जलवायु से लेकर के, वहाँ का सामाजिक परिवेश, वहाँ का संस्कृतियाँ, वहाँ का भाषा, सब कुछ। लेकिन सब में कुछ एक चीज़ कॉमन है। तो यदि हम एक गांव को ही समझ लें तो काफ़ी हद तक अन्य गांवों को समझने में मदद मिलेगी। इसलिए मैं सीरीज़ शुरू करने की सोच रहा हूँ, जिसमें हम विभिन्न मुद्दों पे बारी बारी से बात करेंगे। कैसे एक समस्या दूसरे से निकलती है, कैसे एक समस्या दूसरे से संबंधित है और इनका हल क्या हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। सिर्फ समस्याओं के बारे में ही बात करना मेरा उद्देश्य भी नहीं है। सिर्फ इशारा कर देना समस्या की तरफ, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। समस्या को पूरे हल तक ले जाना, उसकी तह में जाना, ये मेरा उद्देश्य है। और इसके लिए काफ़ी सोच समझ की और एक विचार की ज़रूरत पड़ेगी। हम बहुत सतही तरह के कुछ निर्णय ले लें और गांव में उसको करें, तो उससे हमें आत्मविचार तो मिल सकता है, लेकिन वास्तविक कार्य हो पाना संभव नहीं है। जो चीज़ मुझे समझ में आती है, जो समस्याएं मुझे समझ में आती हैं, उनमें कुछ समस्याओं के मैं नाम गिनाऊं और फिर हम बारी बारी से उन समस्याओं पे भविष्य में बातें करते रहेंगे। पहली समस्या जो मुझे समझ में आती है, जो बहुत ही भयानक है, वो है लैंड के यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की। ज़मीनों का समान वितरण नहीं है। एक गांव में अगर 500 लोग हैं और अगर कुछ हज़ार बीघे ज़मीन है, तो 90% ज़मीनें वो 10% लोगों के पास हैं और 10% ज़मीनें वो 90% लोगों के पास हैं। बहुत बड़ा एक वर्ग है जो भूमिहीन मजदूर है। सरकार आंकड़े इकट्ठा करती है, उन्हें कहती भी है, उन्हें नाम भी दिया गया है लैंडलेस लेबरर्स। लेकिन उनका हल क्या है? हम किस चमकदार भारत की बात करें? भयानक भयानक गरीबी, भयानक मजबूरी और मरघट जैसी उनकी ज़िंदगी है, जहाँ कोई जश्न नहीं है, जहाँ कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा की किरण नहीं है। तो पहला मुझे लगता है कि अब तो ये संभव नहीं है कि यह संभव है नहीं है, अब इस पे तो विचार करने की बात है कि लैंड रिफॉर्म फिर से हो सके। और वो तो भयानक रक्तपात हो जाएगा। जिनके पास ज़मीनें हैं, जो कुछ खास किस्म की जातियां हैं, जिनके पास खूब ज़मीनें हैं, तो उन ज़मीनों के लोग कैसे छोड़ेंगे? जब आरक्षण में सरकारी नौकरियां नहीं छोड़ रहे हैं और नौकरियों के पीछे आदमी को शिक्षा को दौड़ा दिया गया है कि शिक्षा एक ऐसी, राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल लिखते हैं कि भारतीय शिक्षा वह सड़क पर बैठी हुई कुतिया है जिसको कोई भी 4 लात मार के चला जाता है। तो आज भी वो बात सच है। जो बात उन्होंने 50 साल पहले लिखी थी, वो बात आज भी सच है कि भारतीय शिक्षा वह कुतिया है जो सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ती रहती है। तो जो लोग अपनी 2 सरकारी नौकरियों को नहीं छोड़ रहे हैं, या जो छीन रहे हैं या जो छोड़ रहे हैं, आरक्षण हो ना हो, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तीसरा विकल्प भी हो सकता है और वो ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, जो अपनी 2 नौकरियाँ नहीं छोड़ रहे हैं, 2 नौकरियों के लिए मर रहे हैं, वो अपनी ज़मीनें कैसे छोड़ेंगे? वो बोलेंगे हमारे बाप दादा पुरखों की ज़मीनें हैं। और लैंड का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो मुझे लगता है, प्रैक्टिकली बात करूँ तो शायद संभव नहीं है, क्योंकि सत्ता भी उन्हीं के हाथ में है, ताकतवर के हाथ में सत्ता है। ताकतवर लोग सत्ता का निर्माण करते हैं।
तो ये कहना तो अब संभव नहीं है कि गांव की ज़मीनें फिर से लेकर के और फिर से बराबर बांट दिया जाए। कुछ लोग कहेंगे ये कम्युनिस्ट विचार है और पूंजीवादी विचार में ऐसा नहीं सोचते हैं। अब तो ज़माना बदल गया है, अब तो देश जो है, एक देश दूसरे देश में ज़मीन खरीद रहा है। चाइना और सऊदी अरेबिया भारत में ज़मीन खरीद रहे हैं, तो एक देश दूसरे देश में ज़मीनें खरीद रहे हैं। तो अब तो आपकी समझ का मसला है कि आपने किसको बहका के उसकी ज़मीन ले ली, किसको फुसला करके उसकी ज़मीन ले ली। तो पहली चीज़ मुझे जो समझ में आती है वो लैंड रिफॉर्म की है, और लैंड ना होने की वजह जो भी रही हो, जो लोग अंग्रेज़ों के चापलूस थे, जो ज़मींदार थे, जो अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे, ज़मीनें उनके पास थी। और जब आज़ादी के बाद अंग्रेज़ यहाँ से छोड़ के गए तो औने पौने इन्होंने खरीदी हैं ज़मीनें, और काफ़ी कुछ अपने जो उनके सिपह सालार थे, जो भी उनके स्वामी भक्त लोग थे, उन्हें वो दे करके चले गए। तो आज हम जिनके पास भी देखते हैं ये महल और ये खूब सारी ज़मीनें, ये अंग्रेज़ों के कारिंदे थे, और वो आज देशभक्त बने हुए हैं। जो राजा थे वो एमपी हो गए हैं। हमने किस प्रक्रिया से धन को इकट्ठा किया है यह कोई नहीं पूछता, अगर हम धन इकट्ठा कर चुके हैं तो। ताकतवर की कोई कमज़ोरी नहीं होती, ताकतवर की कोई गलती नहीं होती है, ताकतवर की कोई गलती नहीं होती है। तो आज की डेट पे मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा पैदा हो रहा है गांव में, उसकी कई सारी चुनौतियां हैं। आर्थिक चुनौतियां हैं, सामाजिक चुनौतियां हैं, उसकी जो भौगोलिक परिस्थिति में पैदा हुआ है वो चुनौतियां हैं। लेकिन हम सरकारी किताबों में और सरकारी स्कूलों में झूठ बोलते हैं। हमारा भारत है, हम जो हमारा भारत कह के कलेक्टिव फेट की बात करते हैं, वो हमारा भारत उसको कहीं दिखता नहीं, उसको वो अकेला दिखता है। मेरा परिवार, उसकी बीमारियां, उसकी मजबूरियां, उसके मुकदमे, उसकी परेशानियां, खाने के चैलेंजेस। तो पहली बार जब मैं वापस शहर आके अपने गांव गया, तो शहर में तो बच्चे भीख मांगते रहते हैं, प्लास्टिक बीनते हैं, कचरा बीनते हैं। इनको बोलते हैं अनसीन चिल्ड्रन, या अदृश्य बच्चे हैं जो दिखते नहीं हैं। तो ये बच्चे मुझे, जब मैं पहली बार वापस गांव लौटा तो मैंने देखा मेरे गांव के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे एक बच्चा भीख मांग रहा है। मुझे लगा इतनी ज़्यादा संपत्ति गांव के पास है, इतनी ज़्यादा प्राकृतिक विरासत है, इतनी ज़्यादा लोक कलाएं हैं, इतना हस्तशिल्प है, उसके बावजूद भी यह बच्चा भीख मांग रहा है। ये ज़रूर कहीं ना कहीं हमारी प्रशासनिक खामी है। जो हमने तंत्र बनाया है, लोकतंत्र, और लोकतंत्र का जो तंत्र बना दिया है कि हम दिल्ली से सारी खून को प्रवाहित करेंगे और वो खून पूरे गांव तक जाएगा। हम ये जो खून प्रवाहित करते हैं दिल्ली से, वो बहुत हद तक लोगों को नपुंसक बना रहा है। क्या विकल्प होना चाहिए? निश्चित ही मुझे लगता है गाँव को स्मार्ट गाँव बनाना चाहिए। स्मार्ट शहर तो देखिए हो नहीं सकता है। दिल्ली की हालत देख लीजिए, अभी गर्मी 46 डिग्री सेंटीग्रेड है और चारों तरफ एसी का शोरगुल है, चारों तरफ सिर्फ एसी चल रहा है, पेड़ पौधे काट डाले गए हैं, प्रदूषण भयानक है, हवा का हो चाहे पानी का हो। यमुना को आपने नाला में बदल दिया है। तो हमें दिल्ली जैसे और शहर नहीं चाहिए, चेन्नई जैसे शहर नहीं चाहिए, हमें सुंदर गांव चाहिए। वही भविष्य भी है। आदमी को लिविंग स्पेस चाहिए, जहां उसके गांव में बागीचा हो, खेलने के मैदान हो, सरोवर हो, औषधीय कुछ बागीचे हों, सारे औषधियाँ मिल सकें वहाँ पे प्राकृतिक। तो 80-90% रोग तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो बच्चा पैदा होता है उसे हम झूठ बोलते हैं कि ये हमारा भारत है, और इसी झांसे में कई लोग जाके सरहद पे अपनी जान भी दे देते हैं, लेकिन उसको कहीं हमारा भारत दिखता नहीं। उसको चारों तरफ ऊंची जातियों के लोग दिखते हैं, या जातियों का विभ्रम दिखता है, अपनी परेशानियां दिखती हैं, अपनी माँ की मजबूरी, बाप की मजबूरी, आसपास वही डीजे बजाते हुए बेहुदे, यही सब दिखते हैं। तो उसकी जो चुनौतियां हैं उसे बताया जाना चाहिए कि देखिए तुम्हारी चुनौतियां ये हैं, तुम्हारा ये लाइफ स्पैन है। तुम्हारी तरह के लोग जो तुम्हारे माहौल में पैदा होते हैं, इस तरह के भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक माहौल में, उनका जीवन 35 साल या 40 साल या 50 साल होता है, और वो इस तरह से होता है। वो फला बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, वो या तो अपराधी बनते हैं, या मजदूर बनते हैं, या फिर एकदम मरे हुए चूहे की तरह ज़िंदगी बिताते हैं। तुम अपने जीवन में कभी भी गरिमा हासिल कर सको,
तुम अपने जीवन में आज़ादी और समझदारी हासिल कर सको, ये संभव नहीं है। क्योंकि शिक्षित करना सरकार के बस की बात नहीं है। सरकार ने जो हर चीज़ अपने हाथ में ले लिया है कि मैं शिक्षा दूंगा, और वो जिस चीज़ को सरकार ने हाथ में लिया है कि शिक्षित करूंगा मैं, वो चीज़ को उन्होंने स्केलेबल बनाया है कि मैं एक मॉडल बनाऊं दिल्ली में बैठ करके, और दिल्ली से कम 2000 किलोमीटर दूरी पे किसी गांव में, वहाँ पे वो मॉडल सेट हो जाए। ये दिल्ली के चैम्बर में बैठे हुए लोग, एसी में बैठे हुए तथाकथित आईएएस समझदार लोग, ब्यूरोक्रेट्स जो बनाते हैं नीति नियम, वो बिल्कुल रद्दी और बेकार होता है गाँवों के लिए। हर गांव का अपनी एक परिवेश है, हर गांव का अपनी एक आइडेंटिटी है, उसका एक यूनिकनेस है। उस यूनिकनेस को छोड़ करके हम क्या करते हैं कि दिल्ली में बैठा हुआ एक आदमी वो बनाता है कि इस गांव में क्या होना चाहिए। हर गांव में हर कुछ आप नहीं कर सकते हैं, और ये सरकार और उसका मॉडल ही इन परेशानियों की जड़ है। गांधी पे लोग हंसते हैं, गांधी को लोग गालियां देते हैं, लेकिन गांधी ने जो ग्राम स्वराज की बात की है, गांधी ने जो गांव को ताकत देने की बात कही है, अंबेडकर उसके विरोध में थे। अंबेडकर कहते हैं कि हमारे गांव जो है वो अंधेरी गुफाएं हैं, जहां भयंकर जातिवादिता है, जहां भयंकर संघर्ष है। तो जो भी मुक्ति का रास्ता है वो गांव से तो नहीं निकलेगा, गांव में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। जबकि गांधी कहते थे कि ठीक है, शहरों का हाल भी वही है। शहरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि आज़ादी के आंदोलन में शामिल हुए थे, वो सारे वकील थे। और उन्होंने क्या फैसले लिए? विभाजन में 10 लाख लोग मारे गए, बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई, क्या क्या नहीं हुआ। तो कुल मिलाजुला के वकीलों का झुंड जो आज़ादी के समय था, जिन्होंने ये फैसले लिए, खुद तो वो सुरक्षित थे, लेकिन असुरक्षित जनता सड़कों पे काटी जा रही थी। 50 लाख लोग पाकिस्तान से भारत आए, इतने ही कुछ उधर गए। करोड़ों लोगों का विस्थापन, ये बहुत बड़ी त्रासदी थी। तो पढ़े लिखे लोग, सरकार में बैठे हुए लोग, ये फैसले जो लेते हैं वो फैसले ठीक होंगे, इस पर मुझे शक है। क्योंकि ये भी फैसला, विभाजन का फैसला और विस्थापन का फैसला, ये भी बड़े पढ़े लिखे लोगों का एक फैसला था। और वो आजकल के इन बौने नेताओं के नहीं, ये तो बौने नेता हैं, उस वक्त महामानव थे। आचार्य कृपलानी, गांधी जी, नेहरू, पटेल, लियाकत अली, जिन्ना, ये सारे मिल करके इन्होंने डिसाइड किया था कि हम विस्थापित करेंगे। ये समझदार लोग थे और ये जनता के हित में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वो एक ब्लंडर थी, उसी तरह से अभी भी गाँव में एक ब्लंडर है। तो खैर, हम ना तो सरकार को सुधार सकते हैं, ना हम लैंड रिफॉर्म कर सकते हैं। क्या किया जा सकता है इस माहौल में? मुझे नहीं पता क्या किया जा सकता है। जो मैं कर सकता हूँ कि बच्चों पे मुझे काम करना, और जो लोग, अब वो चीज़ ना होने से एक बहुत बड़ा बेकार सा वर्ग पड़ा हुआ है जिसका मजाक उड़ाया जाता है। वो उम्र उसकी कम हो ज़्यादा हो, क्या फ़र्क पड़ता है। जो अमूमन ज़मीनें ऊंची जातियों के पास ही हैं, या जातियों की बात अगर ना करें, सिर्फ हम लैंड की बात करें, तो जिसके पास भी ज़्यादा ज़मीनें हैं और जिसके पास कम ज़मीनें हैं, एक ताकत का डिफरेंस है। तो बिहार में तो उन्होंने काफ़ी औरतों ने अपने आप को कनेक्ट कर लिया है, और आपस में ये गरीब लोग जुड़ गए हैं, और वो जो ज़मींदार के शोषण की सदियों की परंपरा थी, उससे मुक्त हुए हैं। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है कि ये कमज़ोर लोग अकेले अकेले ना पड़ें। वो अकेले अकेले होकर और कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनको एकजुट करने वाला कोई चाहिए, कि ताकि उनकी मुसीबत में वो एक दूसरे के काम आ सकें। बिहार में अनाज बैंक शुरू किया गया है। सरकार तो अब खैरात दे ही रही है, गांव में खाद्य सुरक्षा के नाम पे सबको अनाज दे रही है। जिनके पास ज़मीनें हैं, जिनके पास शहर में दौलत है, वो कहते हैं कि सरकार लोगों को निकम्मा बना रही है, अनाज बांट के निकम्मा बना रही है। उन मूर्खों को यही नहीं पता है कि उनसे भी अभी सारी चीज़ें छीन ली जाएँ तो उनके लिए पास भी अनाज नहीं होगा। वो कहाँ से खाएंगे, किससे मांगने जाएंगे? हर आदमी का अपना वर्जन है। बहुत व्यावसायिक वर्ग है जो कि गांव शहरों में अपना यूनियन बनाए हुए हैं। कोई रियल इस्टेट का यूनियन है, कोई किसी व्यापार का संगठन है। और ये सारे व्यापारी, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, चाहे वो बनिए हों, चाहे वो मारवाड़ी हों, चाहे वो राजपूत हों, चाहे वो ब्राह्मण हों, उनकी तीखी निगाह गाँव पे पड़ती है, गाँव की ज़मीनों पे। उनके एसी के चैम्बर में 50-100 गाँव के दलाल बैठे रहते हैं, जो महकते रहते हैं, सूंघते रहते हैं कि भैया कहाँ की ज़मीन बिकने वाली है।
जो उनके ऑफिसों में छोड़ी हुई दारू को पीते हैं और मुर्गे को खाते हैं, वो वापस गांव में आकर के टोहते रहते हैं कि किसकी ज़मीन बिकनी है। एक तो ज़मीनें कम है, दूसरे शहर का जो आक्रमण हुआ है कि बीघे और एकड़ के भाव में खरीदो और स्क्वायर फीट के भाव में बेचो, ये जो आक्रमण हुआ है ये भयानक है। किसान बहुत छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपनी ज़मीनें बेच देता है, और वो छोटी ज़रूरतें क्यों पैदा होती हैं? जैसे कुपोषण की समस्या है, उसकी वजह से वो बीमारी उसको पैदा हुई, उसके बच्चे को, उसकी माँ को, उसकी बेटी को, स्त्रियों को तमाम तरह की समस्याएं शरीर में हैं। उनका शरीर अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एक ख्याल रखने वाली चीज़ है। तो कहीं ना कहीं उनकी गरीबी ही उनकी बीमारी की वजह बनती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटी चीज़ें, 4 चीज़ों के लिए लोग अपनी ज़मीनें बेचते हैं। पहला, बीमारी। दूसरा, बच्चे की पढ़ाई। तीसरा, शादी बेटी की या बेटे की। चौथा, कुछ तो दारू पीने के लिए बेच देते हैं। और पांचवा, घर बनवाने के लिए। मुझे कहना है, पांचों चीज़ को मुझे सिखाना है। मुझे ये कहना है कि शादी के लिए ज़मीन मत बेचो, मूर्ख मत बनो। जिन्हें तुम भोजन खिला रहे हो बुला करके शादी में, वो लोग किसी काम के लोग नहीं हैं। वो समाज नहीं है, वो भीड़ है। यदि वो समाज होता तो कहता कि तुम पैसा मत खर्च करो, तुम 4 लाख रुपए अगर खर्च कर रहे हो तो सिर्फ 5,000 खर्च करो, या वो भी मत करो, तुम 3,95,000 उस लड़की के नाम से सेव कर दो। कल को बीमार होगी या कल को उसको ज़रूरत पड़ेगी तो अपने खाने में, कपड़े में, बच्चों में वो यूज़ करेगी। लेकिन जब शादी का टाइम आता है तो उसके पीछे पीछे शादी के पूरे जो तंत्र हैं, ये डीजे वाले बेहुदे और ये जो पूरी रात खराब करते हैं गाँव की। किसी एक की शादी होती है, पूरे गांव के लोग तबाह होते हैं। और ये 32-32 डीजों का क्या इसका नियम होगा, क्या होगा पता नहीं। ये कितनी बार तो मैं 100 नंबर पे पुलिस करके बुला चुका हूँ, कितनी बार मैंने डीजे बंद करवाया है, लेकिन समझाने से कोई समझता नहीं है। मैं जाके समझाऊंगा तो ये मूर्ख समझेंगे। 3-3 बजे सुबह में डीजे बजा रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, दिन भर उन्हें काम करना है। खैर, तो जब शादी होती है तो आसपास सब इकट्ठा हो जाते हैं, टेंट वाले, डीजे वाले, मौसी, बुआ, फूफा, चाचा, सब। और सब जो है मिल करके उसको इतना ज़्यादा डरा देते हैं और इतना ज़्यादा लोन में लेके चले जाते हैं कि वो आदमी फिर विक्षिप्त ही हो जाता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे लोगों ने अपनी शादी के लिए 4-5 लाख रुपए लोन लिया है और वो भर नहीं पा रहे हैं पैसे। 4 साल काम करके भर रहे हैं। उत्कर्ष बैंक और बंधन बैंक, इन्होंने छोटे छोटे लोन किए हुए हैं, बहुत इजी लोन दे देते हैं और बाकी लोग आसानी से लोन ले लेते हैं। फिर उनके कारिंदे हर हफ्ते आके पैसे के लिए बोलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो बैंकों का मकर जाल है और जो शहर में बैठे हुए दलालों और व्यापारी वर्ग का मकर जाल है, उससे बचने की ज़रूरत है। अपनी ज़मीन को बचा के रखिए। शादी 5,000 रुपये से ज़्यादा मत खर्चा करिए। लड़के लड़की, अब कहेंगे भैया लड़का है तो हम तो नहीं करेंगे, लेकिन लड़की में तो मजबूरी है, मत करिए शादी लड़की की। फिर उसको जीने दीजिए अपने पैरों पे। लेकिन ये बहुत कठिन है जो मैं बोल रहा हूँ। लड़की होना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, लिंग भेद जो है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लड़की का होना। अब तो मोबाइल देख करके लोग और अभद्र हो गए हैं। गालियाँ, गाने, कल मैं देख रहा था ये गाने जो भोजपुरी के सुन रहा था, इतने अभद्र गाने हैं। किसी ज़माने में भाजपा के जो अभी 2 बड़े बड़े सांसद हैं, निरहुआ और मनोज तिवारी, इन्होंने इतने बेहुदे गाने गाए हैं और इन्होंने पूरे समाज को चौपट किया है। पूरा जो तंत्र था उसको चौपट किया, पैसा कमाया और अपना गांव छोड़े दिल्ली निकल गए और बेहुदी फिल्में बनाए और चले गए, भाजपा के गोदी में बैठ गए। भाजपा को क्या लेना देना है, या किसी भी सरकार को क्या लेना देना है? उसको तो सत्ता बनानी है, उसको तो अपनी शक्ति बनानी है। उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरी गोदी में माफिया बैठा है कि मेरी गोदी में कोई बेहुदा कलाकार बैठा है। तो कुछ पार्टियां माफियाओं को बैठाती हैं, कुछ बेहुदा कलाकारों को बैठाती हैं, क्योंकि कलाकार जनता को प्रभावित करते हैं। तो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं। इन्फ्लुएंसर्स को हर पार्टी अपनी पास, अपनी गोद में बैठाती है। इन्फ्लुएंसर्स अगर विद्रोह करते हैं तो उनको निकाल के बाहर कर देती है। तो गांव की ज़मीनों के जो आक्रमण हैं वो 5 कारणों से होते हैं। शादी विवाह, मैंने कहा शादी विवाह की कोई
में उतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप समझाइए लोगों को, आसपास माहौल पैदा कीजिए। ये आपका समाज है, ये हमको आपको करना पड़ेगा। कोई दूसरा आदमी आके नहीं करेगा, समाज आके नहीं करेगा, सरकार आके नहीं करेगी। ये हमारा समाज है, हमारी जिम्मेदारी है, हम करें। हम कहें कि किसी को शादी विवाह में बुलाना भी जुर्म है और कहीं जाना भी जुर्म है, क्यों हम भीड़ भाड़ इकट्ठा करें। दो लोग जो साथ रहने जा रहे हैं उन्हें हम आशीर्वाद दें, उन्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से रूबरू कराएं ताकि तुम अच्छे से एक सुंदर जीवन जी सको। उन्हें आशीर्वाद दें। वहाँ हुल लपाड़ा मचाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई आशीर्वाद नहीं मिलता, सिर्फ हुल लपाड़ा मचाते हैं। पहली चीज़, शादी में ज़मीन ना बेचें और लोन ना लें। दूसरी बात, लोग खरीदते हैं शादी, लोग लैंड बेचते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। आज जो बाज़ार सजा हुआ है शहर में, चाहे किसी भी एडटेक कंपनी का हो, PW हो, बायजू हो या अनअकैडमी हो, वो बाज़ार गांव के बच्चे को कहीं नहीं पहुंचा पा रहा है। गांव से अगर 100 बच्चे कोटा जाते हों या इन जगहों पे जाते हों, उसमें से 90 बच्चे बिल्कुल लखैरे होकर के और नशे के शिकार होकर लौटते हैं। आज देश में IIT की ज़रूरत नहीं है, ITI की ज़रूरत है। चाइना में 6 लाख ITIs हैं और भारत में मैं सुन रहा था 4000 ITIs हैं शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। IITs की ज़रूरत नहीं है भाई, ITIs की ज़रूरत है। हमारा लेबर जो है वो स्किल्ड नहीं है, हमको स्किल्ड लेबर चाहिए। यहाँ लेबर बिल्कुल चिरकुट की तरह एकदम बेकार, जिससे आप सिर्फ मिट्टी फेंकवा सकते हैं, पेड़ कटवा सकते हैं, नाला साफ़ करवा सकते हैं, यही करवा सकते हैं। हमको अपने बहुत बड़ा जो मेजॉरिटी है लेबर की, उसको स्किल करने की ज़रूरत है। तो मेरा मानना है कि गांव से जो पढ़ाई की बात करते हैं, वो पढ़ाई के नाम पे हम अपनी ज़मीनें बेच के या लोन लेके या ज़मीन को गिरवी बंधक रख करके हम अपने बच्चे को इनमें एडमिशन ना कराएं। कोटा फला कोचिंग में, ढेका कोचिंग, कितनी बड़ी कोचिंगें हैं, जितनी भी कोचिंगें बड़ी बड़ी हैं कोटा की, ये सब एडवर्टीज़मेंट पे चल रही हैं। वहाँ जाके देखिए, अब बच्चों का हाल बहुत ही बुरा है। तो इस कोचिंग के माया जाल से मुक्त हो जाइए, IIT और नीट के माया जाल से मुक्त हो जाइए। डॉक्टरों की ज़िंदगी कोई बहुत सुंदर ज़िंदगी नहीं होती है। 4 साल MBBS में बहुत बेकार सी चीज़ें पढ़ते हैं, फिर वो वहीं खड़े रहते हैं जहाँ खड़े हैं, फिर 2 साल PG के लिए मरते हैं, फिर जा कर के डॉक्टर बनते हैं और बहुत बुरा हाल है। भारत में डॉक्टर बनाने की प्रक्रिया बहुत ही बुरी है। तो मेरा कहना है कि IIT और PMT का जो सिलेक्शन का तरीका है वो बहुत डिसेंट तरीका नहीं है। इसलिए गाँव से बच्चों को IIT नीट के लिए तो भेजें मत बाहर, जब तक कि उसके अंदर एकदम ये ना हो कि हाँ बच्चा सेलेक्ट होकर के कहीं ठीक ठाक चला भी जाएगा। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि मेरा नंबर मैं डाल दूंगा, उसमें आप कंसल्ट कर सकते हैं कि मेरा बेटा इस योग्य है या नहीं है। योग्य हो तो आप भेजिए, वरना हॉस्टल वाले और ये कोचिंग वाले मिलकर उसको खा जाएंगे, आपकी ज़मीनें खा जाएंगे और बच्चा जो है वो बिल्कुल बेरोजगार और अपराधी और नशेड़ी बन के लौटेगा आपके पास। हाँ, ये बात अलग है कि आप फिर एक मोटा दहेज कमा करके और फिर आप चीज़ें कर लेंगे, आपका अलग तंत्र होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गांव में रुकना चाहिए, और लेकिन पॉजिटिव सोच के साथ और एक बड़े वृहद सोच के साथ। तो दूसरी बात हो गई पढ़ाई की, कि ये SSC, रेलवे और IAS और PCS और इनके पीछे दौड़ने की बजाय, जहाँ अभी कोई मैं पढ़ रहा था कि 1% सीटें हैं और 99% लोग दौड़ रहे हैं उसके पीछे, कोई मतलब नहीं है। हमें वोकेशनल कोर्सेज़ की ज़रूरत है। हम बच्चों को लेबर स्किल सिखाएँ और गाँव में रहने दें उन बच्चों को जो उस योग्य नहीं है। कक्षा 12 तक की CBSE बच्चों को विकलांग बना के छोड़ देती है। जो बच्चे खूब ज़्यादा परसेंटेज पाए हुए हैं उनका भी दिमाग नहीं चलता है, वो भी रटते हैं। तो गांव के बच्चों के पास तो न भाषा है न टीचर है। तो गांव के वो बच्चे जो कि कोप अप कर जाते हैं, जिनके पास पैसा है और जिनके पास क्षमता भी है, वो ज़रूर शहर में जाएं, वो जाएं कोचिंग करें। लेकिन वो बच्चे जिनके पास क्षमता भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, वो सिर्फ कोचिंग वाले आपको सपना दिखाते हैं, और अब जब आप सपना देख रहे होते हैं तो वो आपकी जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल रहे होते हैं। और उनके लच्छेदार बातों में मत जाइए, मोटिवेशनल, और उनके अखबार में निकले हुए एडवर्टीजमेंट पे मत जाइए। तो मैंने कहा शादी में 5000 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्चा करना है। दूसरा, पढ़ाई में अगर बच्चा बहुत योग्य ना हो या फिर मॉडरेट हो पढ़ाई लिखाई में, वैसे तो वो बच्चा, हर बच्चा योग्य होता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई को मैं कोई योग्यता नहीं मानता, फिर भी पढ़ाई लिखाई में अगर योग्य है और आपके पास पैसा ज़्यादा है तो ही भेजिए। लेकिन अगर योग्य भी नहीं है और आप मॉडरेट पैसे वाले हैं तो आप मत भेजिए। हाथ जोड़ के विनती है, आके देख लीजिए दुर्गा कुंड कोचिंग का हाल, कोटा का हाल। महामारी की तरफ बच्चे यहाँ खराब खाना खा रहे हैं और अपने पैसा चुसवा रहे हैं और आवारों की तरफ घूम रहे हैं। और किसी भी कोचिंग के 100 बच्चों में 90 बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं सीखते हैं, सिर्फ AC में बैठे रहते हैं।
तो शादी की बात हो गई और इसकी बात हो गई, बच्चों की पढ़ाई की बात हो गई। तीसरा आदमी जो है ज़मीन बेचता है बीमारी के लिए। बीमारी में ये है, अब उसमें तो बिहार से जब लोग चलते हैं तो ज़मीन का कागज़ लेके चलते हैं। बनारस के कुछ बड़े 5 हॉस्पिटल, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो बवाल हो जाएगा, वो लोग दलालों का नेटवर्क पैदा किया हुआ है। वो सीधे बिहार से उठता है तो उन दलालों के साथ यहाँ गिर जाता है हॉस्पिटल्स में। तो मुझे लगता है गांव में ना एक सामुदायिक, देखिए हर चीज़ का इलाज समुदाय ही है। हम एक समुदाय बना लें कि हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ेगा तो हम यहाँ ले जाएंगे। हमारे यहाँ औरत प्रेग्नेंट होगी, बच्चे को पैदा करना है, हम यहाँ ले जाएंगे। तो पहले से टेस्टेड हो और हर आदमी मिल के उसमें सहयोग करे, क्योंकि आज हम बीमार होंगे, कल वो बीमार होंगे, परसों वो बीमार होंगे, सबको ज़रूरत पड़ेगी। गाँव में एक बाइक एम्बुलेंस चाहिए, हम लोग एक बाइक एम्बुलेंस जल्दी ही लॉन्च भी करेंगे। तो गांव में ना एक विस्लिंग एक ग्रुप चाहिए जो कि थोड़ा जागरूक हो कि ऐसी बीमारी में हम यहाँ जाएं, आयुष्मान योजना का हम कैसे लाभ उठाएं या कैसे हम उसका गलत दुरुपयोग ना करने दें। तो मुझे लगता है कि समुदाय अगर जगा रहेगा और जानता होगा कि ये डॉक्टर लुटेरा नहीं है, 100 में 99 डॉक्टर्स काम के नहीं होते हैं, या तो बिल्कुल बेकार होते हैं, उनकी डिग्री MD DM के चक्कर में मैं नहीं पढ़ता हूँ। अभी हम लोग किडनी की बीमारी को लेकर के 5 डॉक्टरों के पास गए बनारस में, एक DM और DMD इनके पास, ये सब उन्हें अंट संट बातें की हैं, सिर्फ एक डॉक्टर काम का निकला उसमें। तो उन्होंने डिग्री भी हासिल कर ली है, दुनिया भर की पढ़ाई भी की है, लेकिन क्या पढ़ते हैं भगवान जाने। तो खुद को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है। पहली बात, योग करिए, स्वस्थ रहिए, ईर्ष्या मत करिए, दूसरे से नकारात्मकता से जलिए मत किसी से, दूसरे के बच्चों को भी अपना ही समझिए, प्यार कीजिए, काफ़ी रोग तो ऐसे ही भाग जाएंगे। खान पान को अच्छा रखिए। सरकार ने आपके लिए गांव के बाहर शराब खाने खोल रखे हैं, वहाँ जाके दारू पी के लीवर ख़राब कीजिए, फिर टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जाके लीवर का इलाज कराइए। तो सरकार को तो मतलब नहीं है। बाहर का समोसा मत खाइए, वो तेल जहर है। सफ़ेद नमक का यूज़ मत करिए, यूरिया का खाना मत खाइए, यूरिया मत डालिए, चीनी मत खाइए। 3 सफ़ेद जहर है, यूरिया, चीनी और नमक। इन तीनों को आप ज़िंदगी से हटा दीजिए। दारू हटा दीजिए, ईर्ष्या हटा दीजिए, शरीर में अच्छा भोजन डालिए, शरीर में अच्छे विचार डालिए, काफ़ी बीमारियां ऐसे ही नहीं आएंगी। गांव में एक औषधीय खूब पौधे लगाए जाएं, बेल हो, नींबू हो, तमाम चीज़ें हैं, वो सब लगाइए आप। सफ़ेद कद्दू का जूस इतना अच्छा होता है, उसको आप प्रयोग करें। तरबूज है, खरबूज है, पुदीना, इतनी सारी चीज़ें शहर गाँव में हो सकती हैं। अमरूद है, आम है। गाँव तो स्वर्ग बन सकता है, शहर तो नरक के अड्डे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी शहर में इतनी ज़्यादा है कि वहाँ आप सिर्फ गजब स्वार्थी हो सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि गांव के लोग बड़े परमार्थी होते हैं और अच्छे होते हैं। शहर का आदमी भी उतना ही चालू है जितना गांव का आदमी चालू है, बस गांव के आदमी के पास अवसर नहीं है, इसलिए वो तेवर दिखा नहीं पा रहा है। तो मुझे ये कहना है कि पहले तो बीमार होने की वजहें जानिए। ये बाज़ार में घूम घूम के समोसे और चाउमीन खाना और ये कूड़ा दुकानें खोलना भी गुनाह है और जाके वहाँ खाना भी गुनाह है। सरकारी शराब के ठेके को जाके नारियल चढ़ा दीजिए कि भैया हमको शराब नहीं पीनी है, अब हम आराम से पानी पी लेंगे घर पे, हमको बीमार नहीं होना है। तो पहली चीज़, बीमार ना होइए। शरीर में बुरी चीज़ मत डालिए, मन में बुरी चीज़ मत डालिए। बच्चे को ज़बरदस्ती IAS PCS IIT PMT करा के खुद मत पगलाइए। बच्चे को सम्मान दीजिए, एक अच्छी पेरेंटिंग कीजिए और तमीज़ से घर में रहिए। और गाँव में कोशिश कीजिए एक समुदाय बने, जागिए, उसकी राजनीति में भागीदारी करिए, लोगों से बातें करिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेहनत लगेगी ऐसे। मैं अपने जीवन का काफ़ी कुछ छोड़ के आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी करना पड़ेगा। गांव में करिए, 5-10 साल मेहनत करेंगे तो एक समाज निर्मित होगा। ये खैरात में नहीं मिल जाएगा कि आपने बस चाहा और एक सुंदर समाज निर्माण हो गया। आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, बिना दिमाग से झगड़ा किए हुए संवाद कायम करना पड़ेगा। गाँव में गुंडई से हम एक अच्छा समाज नहीं ला सकते, बातचीत करनी पड़ेगी। उस बातचीत से आपकी राजनीति में भागीदारीता बढ़ेगी, आप समाज में आप थोड़े अलर्ट होंगे। और जो शहर में बैठे हुए लोग अपने लैपटॉप पे नक्शा देख रहे हैं कि ये ज़मीन बिकेगी और ये मरीज आएंगे, शहर में बैठे हुए डॉक्टरों से, CA से, वकीलों से और रियल इस्टेट वालों से सजग हो जाइए। तो पहली चीज़, शादी में 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्च करना है, ना हमें ज़मीन बेचनी है और ना ही किसी लड़की या लड़के वाले पे दबाव डालना है कि वो खर्च करे। शादी में जाना भी जुर्म है, शादी में बुलाना भी जुर्म है। दूसरी चीज़, पढ़ाई के नाम पे हमें नीट और IIT नहीं चाहिए, हमें वोकेशनल कोर्सेज चाहिए, हमें IITs नहीं चाहिए, हमें IIMs नहीं चाहिए, हमें चाहिए ITIs। कुछ IITs ठीक है, वहाँ कुछ लोग पलते हैं, जाते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है, लेकिन जो बड़ा भारत है वो यहाँ पे है। तीसरी चीज़ जो मैंने बात की बीमारी की, तमीज़ का खाएं और तमीज़ का सोचें।
दूसरे के लिए भी अच्छा सोचें, बीमार नहीं होंगे। अच्छा खाएं, सरकार के दारू के ठीकों को नमस्कार कर लीजिए। यहाँ तो विधायक और सांसद भी दारू के ठीके के मालिक हैं। तो आपका शोषण सरकार भी करती है, बाजार भी करती है। सजग हो जाइए। तो अच्छे भोजन, अच्छा अगर बीमारी हो चुकी है तो गांव में जो आपका ग्रुप बना हुआ है वो पहले से तय है कि हमारे गांव में कोई विकलांग बच्चा है तो यहाँ इस सेंटर पे जाएगा। हमारे गांव का कोई अंधा बच्चा है तो उसको हम यहाँ अंध विद्यालय में ले जाएंगे। कोई बच्चा जो है मानसिक रोग से पीड़ित है, स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है, उसको हम यहाँ ले जाएंगे। गांव में तमाम तरह की बीमारियां हैं, सब जगह बीमारियां तो कोई ऐसा है नहीं कि शहर या गांव में बटी हुई हैं। तो ये वो ग्रुप की ज़रूरत है। तीसरी बात मैंने की, जो आपको सही जगह पहुंचा सके, वरना अस्पताल के जबड़े पूरे हाईवे पे अस्पताल खुले हुए हैं, ये सब जो है नरक के अड्डे हैं। ये मरीजों को बुला करके 2-4 दिन रखते हैं और मार करके पैसा आपका हजम कर जाएंगे। इनसे डरिए, डरिए, सब अच्छे लोगों से डरिए, सरकार से डरिए और बाजार से डरिए। अपने को बचा के रखिए। शादी, बच्चे की पढ़ाई और तीसरी चीज़ मैंने की स्वास्थ्य। चौथी चीज़, आदमी ज़मीन बेचता है मकान बनवाने के लिए कि मैं आधा ज़मीन बेच करके आधा मकान बना ले रहा हूँ। जिस सीमेंट और सरिया का प्रयोग हम कर रहे हैं और हम 1 मंजिला मकान बना लेते हैं, 2 मंजिला, वो तपता इतना ज़्यादा है, मौसम का एग्रेशन की वजह से हम मकान बनाते हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन वो जहर बन जाता है हमारे लिए। मेरा ये कहना है कि ठीक है, पैसा कम लगेगा, हमें 4, 5, 10 लोग मिल करके हम लोग गांव की जो हमारी विरासत थी, हम अच्छे बांस उगाएं, आसाम वाले बांस, भारत में बांस के कई सारे टेक्सचर्स हैं, तो वो टेक्सचर्स हम उगाएं, मजबूत बांस उगाएं, गांव में खूब सारा बांस उगाएं और बांसों को यूज़ करें अपने लोकल घर में। भाई आपने पहाड़ों को काट काट के गिट्टी बना दिया, कल को पहाड़ भी ख़त्म हो गए, आप घर किस चीज़ से बनाइएगा? पहाड़ों को काट करके, खनन करके, ट्रक लाद के आप ले आ रहे हैं, पूरे पहाड़ी इलाके को आपने नरक बना रखा है। नेहरू ने कहा था कि मैं सिंगरौली को स्विट्जरलैंड बना दूंगा, जाके देख लीजिए सिंगरौली नरक का अड्डा बना हुआ है। ये नेता शुरू से झूठ बोलते रहे, चाहे आज के हों चाहे पहले के हों। लेकिन मेरा ये कहना है कि आखिरकार जो हम मकान बनवा रहे हैं, इस मकान की उम्र कितनी है? 50 साल, 60 साल। हम आधी ज़मीन अपनी बेच के मकान बनवा लिए जो 50-60 साल चलेगा। इसकी बजाय हम क्या करें कि सुंदर घर कैसे बनते हैं आप खुद जानते हैं। गांव के पास तो इतनी कला है, लेकिन शहर वालों ने दिमाग में भर दिया गांव के पास कि तुमको अंग्रेज़ी नहीं आती, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम अनपढ़ हो। मेरा कहना है कि शहर के पढ़े हुए लोग निहायत मूर्ख हैं। गांव की लोक कला, गांव की कुम्हार की कला, गांव के मिट्टी के घर बनाने की कला, ये अद्भुत है, अद्भुत है। शहर के लोग जब आपके पास आएँ, इस तरह की बात बोलें, उन्हें तुरंत भगाइए वहाँ से। उनके पास अंग्रेज़ी में गिट पिट करने के अलावा और कुछ है नहीं, उनके पास कोई विजन नहीं है, वो स्वार्थी बहुत ज़्यादा है। गांव के लोग भी स्वार्थी हैं, लेकिन शहर के लोगों के पास एक स्किल आ गई है बात करने की, उन्हें पटाने की, झूठ बोलने की। वो ज़्यादा बड़ी दुनिया देख रहे हैं, कैसे 4-5 कंपनियां बना के घोटाले कर लेना है, कैसे इंश्योरेंस करा देना है, कैसे किसी को झूठे ही किसी स्कीम में फंसा देना है, कैसे मुकदमा करना है, कैसे शहर के बढ़िया वकील को पटा के रखना है। तो ये सब शहर के लोग 56-22 जानते हैं। तो ये छक्के पंजे वो लोग जानते हैं, गांव के लोग नहीं जानते, ज़्यादातर लोग नहीं जानते। गांव में भी ऐसा नहीं कि महारथी नहीं है, गांव में भी इसी तरह के बेईमान भरे पड़े हैं, कोई शहरों ने ठेका नहीं ले रखा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो लोग ठीक नीयत के हों, उन्हें एक समाज बनाना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। तो गांव की जो लोक कला है उसको सम्मान कीजिए, गांव की जो शिल्प कला है, गांव की जो ताकत है, गांव का जो कुम्हार है, गांव का जो कपड़ा बुनने वाला है, गांव में आप साबुन बना सकते हैं। केरल में एक गांव में है, एक इंजीनियर ने पूरे गांव में बाहर से सामान मंगाना बंद कर दिया। गांव की सब्जियां ले जाके आप सब्जी मंडी में बेच रहे हैं कौड़ी के भाव, फिर उसी गांव का आदमी जाके खरीद के ले आ रहा है महंगे में। तो आप गाँव की सब्जियों को गाँव में ही बेचिए, कुछ ऐसा करिए। गाँव में साबुन उगाइए, गाँव में लड़कियों का जो सैनिटरी नैपकिन होता है वो आप बना सकते हैं। छोटी छोटी योजनाएँ शुरू करिए। तो इस पे हम लोग भविष्य में बात करेंगे। हम लोग किसानों के लिए भी और इस रोज़गार के लिए भी वर्कशॉप की बात करेंगे। बस कहना यह है कि घर जो हम सीमेंट का बना रहे हैं उसकी बजाय हम बढ़िया बांस बो करके और बढ़िया घर बना सकते हैं, जो प्राकृतिक रूप से अच्छे होंगे, लोकल मटेरियल से बने होंगे, सस्ते होंगे और जो मजबूत होंगे और जो गर्मी और सर्दी में हमारी ज़्यादा रक्षा कर पाएंगे। ये सीमेंट के घर उतने हमारी रक्षा नहीं कर पाते। अगल बगल वालों की बिल्डिंग मत देखिए, जिन्होंने ज़मीनें की दलाली करके अपना बड़ा 5 मंजिला 50 मंजिला खड़ा कर लिया, उनका घर मत देखिए। आप सिर्फ अपना जीवन देखिए कि मैं अपने जीवन को कैसे सुंदर बना सकता हूँ, ये आप करिए। और 5वीं चीज़, आदमी नशे के शिकार होकर के जोश में बिजनेस में लगा दूँ, उस तरह की ज़मीनें मत बेचिए। आपके पास कोई स्किल है उसी से काम कीजिए, सीखिए। तो सीखने के लिए किताबें पढ़िए, लोगों के पास जाइए, कभी साल में कभी बाहर निकलिए।
तो ऐसे काम कर सकते हैं। तो ये 5 बातें जो मैंने कही। आज मैंने कि लैंड रिफॉर्म की बात की कि लैंड रिफॉर्म तो देखिए संभव नहीं है, ठीक है। सरकारी नौकरियों के पीछे, 2 कौड़ी की नौकरियों के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, तो लोग कहाँ तक अपनी ज़मीनें 1 इंच देंगे? 1 इंच ज़मीन पे हत्या हो जाती है। तो यहाँ लैंड रिफॉर्म की बात सोचना तो रक्तपात जैसा है। अब क्या करना है, ज़मीनें हम ना बेचें। सबसे पहले तो चीज़ ये है, शहर से आती हुई गाड़ियाँ, धूल उड़ाती गाड़ियाँ, उस धूल को आप मत खाइए, दलालों को भगा दीजिए। जब वो आपके पास बैठे हैं आपको बरगलाने के लिए, दलालों को भगा दीजिए। जो आदमी ज़मीन बेचने की बात करे उसको पकड़ के अपने घर में रख लीजिए 2-4 दिन और बैठा दीजिए। सिर्फ उसको खाना पानी दीजिए, बात मत करिए, लेकिन ज़मीन बेचने की सोचिएगा भी मत, यही मैं कहूँगा। तो आज का जो मुद्दा था वो ज़मीनों पे था, और हम ज़मीनें किस वजह से बेचते हैं और हमें नहीं बेचनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, 5 कारणों से हम बेचते हैं, 5 कारणों में क्या हल होना चाहिए, इस पे मैंने बात की। कल एक नए मुद्दे पे बात करेंगे। कल महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे और डीजे बजाने वालों पे बात करेंगे। इस तरह हम लोग 10 दिन लगातार बात करेंगे। इतना आपने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।